तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। तो देखिए आपको पता होगा एनएसडीएल का आईपीओ मार्केट में अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है, जिसके ऊपर मैं पहले भी दो वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर चुका हूँ। कल के दिन भी बनाया था और अराउंड 4 दिन पहले भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाकर आपको दे दिया था। लेकिन देखिए एनएसडीएल का आईपीओ जब मार्केट में आएगा, ये भी एक ऑब्वियस सी बात है, बाकी सारे कंपनी के शेयर्स की तरह एक शेयर ट्रेड के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो इसकी सीधे टक्कर सीडीएसएल इसी के साथ होती हुई हमको नजर आएगी, बिकॉज इन दोनों के अलावा कोई भी इस कैटेगरी का प्लेयर आपको मार्केट में लिस्टेड देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एनएसडीएल को कंपेयर करना पड़ा तो आपको सीडीएसएल के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा, और सीडीएसएल को कंपेयर करना पड़ा तो एनएसडीएल के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों का कंपटीशन एक दूसरे के साथ ही पूरा टाइम अभी यहाँ पर पहले से भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं काफी अच्छा खासा क्लैरिफिकेशन इन दोनों का जो कामकाज है वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ताकि आपको भी एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि दोनों का कामकाज दिखने में काफी सेम टू सेम आपको नजर आ रहा है, लेकिन फायदा का अगर आप देखोगे जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। वो कैसे क्यों सब कुछ यहाँ पर मैं एकदम इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। तो हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें एनएसडीएल की फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख लीजिए, सीडीएसएल का फुल फॉर्म यहाँ पर देख लीजिए। ये दोनों मेन कंपनीज आपको नजर आएगी हमारे कंट्री में जो मैनेज करती है डीमैट अकाउंट्स। ठीक है, अभी आप लोग बोलेंगे डीमैट अकाउंट तो ब्रोकर मैनेज करते हैं, लेकिन ब्रोकर के पास हमारी कोई क्वांटिटी होती नहीं है जो हम लॉन्ग टर्म के लिए मीडियम टर्म के लिए स्टॉक खरीदते हैं ना। ट्रेडिंग के अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग या बीटीएसटी एसटीबीटी छोड़ दो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम जो पोर्टफोलियो अपना बनाते हैं मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में, तो हमारे डीमैट अकाउंट में जो स्टॉक्स होते हैं वो किसी ब्रोकर के पास नहीं होते। वो एक्चुअली ये पर्टिकुलर एनएसडीएल और सीडीएसएल जो डिपॉजिटरी होती है उनके अंडर इलेक्ट्रॉनिकली वहां पर स्टोर हो जाते हैं। तो ये दोनों हमारे इंडिया के मेन कंपनीज है जिनके पास ये डीमैट अकाउंट मैनेज करने का एक्सेस है, जहां पर हमारे जो शेयर्स होते हैं रिटेल इन्वेस्टर या बड़े प्लेयर जो भी लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं पोर्टफोलियो बनाते हैं, वो शेयर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन तरीके से या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टोर किए जाते हैं। ये इन दोनों का काम है, इतना बस आप समझ लीजिए। अब देखिए एनएसडीएल अपना आईपीओ यहाँ पर लॉन्च कर रहा है, तो अभी कुछ लोगों के मन में यही होगा कि यहाँ पर हम इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। तो ये वाला वीडियो भी आपको एक फेयर आइडिया उसके बारे में दे देगा। अभी एनएसडीएल का आईपीओ का बस हल्का सा डिटेल में अगर आपको बताऊं तो देखिए इसका प्राइस हम कल डिस्कस कर रहे थे 1000 से 1300 के बीच में निकल कर आ सकता है, लेकिन बहुत ही शॉकिंग मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा एनएसडीएल की तरफ से। 22% का एक बहुत ही अच्छा खासा लोअर प्राइस या फिर आप बोल सकते हो डिस्काउंट प्राइस कंपैरेटिव अनलिस्टेड मार्केट प्राइस जो अराउंड 1025 का था, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो उसके कंपेयर में 22% नीचे 760 से लेके 800 का प्राइस बैंड इन्होंने यहाँ पर बनाकर रखा है। और मुझे लग रहा है ये इसलिए क्या होगा ताकि जब लिस्टिंग ऊपर की तरफ हो जाए तो लिस्टिंग भी इसी प्राइस के आसपास निकल कर आ जाएगी। मतलब यहाँ पर किसी को कोई खास रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं बहुत बड़ा, वैसा शायद से देखने को ना मिले, ऐसा मुझे इनका स्ट्रेटेजी यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका मतलब एनएसडीएल ने कहीं ना कहीं काफी कंजर्वेटिव प्राइसिंग यहाँ पर रखा है अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ के लिए, बिकॉज इनका सीधा टक्कर सीडीएसएल से यहाँ पर हमको देखने को मिलने वाला है। अब देखिए यहां से इस वीडियो में आपको मेन डिफरेंस इन दोनों पर्टिकुलरली एम आई आई, ये एक्चुअली कंपनी नहीं है, इनको एम आई आई मार्केट में बोला जाता है, लेकिन फिर भी मैं कंपनी बोलूं तो यहाँ पर आप समझ लेना। तो इन दोनों का जो बिजनेस डिफरेंस है, मॉडल डिफरेंस है, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझना होगा। तो देखिए सीडीएसएल जो ऑलरेडी मार्केट में एक लिस्टेड स्टॉक भी आपको नजर आएगा, ये जो अपना पैसा कमाते हैं वो कैसे कमाते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर यानी आप और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है जो एवरी ईयर एवरी मंथ या आप बोल सकते हो हमेशा इनका जो नंबर है हमारा रिटेल इन्वेस्टर का मार्केट में बढ़ता जा रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर का जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है अभी तो लैक्स में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो अर्निंग होता है सीडीएसएल का रिटेल इन्वेस्टर से ही होता है, ये बात याद रखना। और इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है मार्केट में कंपेयर टू ग्लोबल लेवल अभी भी काफी कम है, बहुत ही खराब है, ये बात याद रखना। मतलब क्या, मतलब यहाँ से रिटेल इन्वेस्टर का मार्केट में पार्टिसिपेट करने का चांस काफी ज्यादा है, जिसका फायदा डायरेक्टली सीडीएसएल को होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज इसके वजह से इनका मनी अर्न करने का जो एक ओवरऑल यहाँ पर जो अभी चल रहा है उसमें और भी इंक्रीज आ जाएगी।
तो आप लोग सोचेंगे रिटेल इन्वेस्टर अगर आएगा तो सीडीएसएल को फायदा होगा तो एनएसडीएल को भी होगा ना। तो ऐसा पूरा सच नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो एनएसडीएल जो पैसा यहाँ पर अर्न करता है वो कैसे करता है, वो हैंडल करता है लार्ज इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां या पेंशन फंड। मतलब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन है, उसका जो ट्रांजैक्शन है, वो मैक्सिमम मनी सीडीएसएल के पास जाता है। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर जो एवरी ईयर मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, उसका बहुत ही बड़ा फायदा सीडीएसएल के स्टॉक में भी इतने बड़े मोमेंटम में पिछले कई सालों में आपको देखने को मिला है। तो दूसरी तरफ एनएसडीएल का स्टॉक जो भी मार्केट में कुछ दिनों के बाद लिस्ट हो जाएगा, इनका पैसा तब बनता है जब बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड का ट्रांजैक्शन होता है। तो ये वाला एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब एनएसडीएल का स्ट्रेंथ क्या है, मतलब एनएसडीएल की ताकत क्या है? तो इनका सबसे बड़ा पावर यहाँ पर यह है कि इनका काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गवर्नमेंट की जो अलग अलग बॉडीज है या फिर बड़े बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ इनका काफी अच्छा खासा कनेक्शन देखने को मिलेगा, जो सीडीएसएल का भी है, लेकिन कंपेयर टू सीडीएसएल एनएसडीएल का काफी ज्यादा है। तो ये इनके लिए एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। दूसरी अगर बात करें तो 510 लाख करोड़ के आसपास का ये असेट हैंडल करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये भी हमको यहाँ पर दिखा रहा है कंपेयर टू सीडीएसएल। सीडीएसएल का आई थिंक 100 लाख करोड़ के आसपास या उससे भी कम का है। तो उसके कंपेयर में एनएसडीएल का जो असेट हैंडलिंग अमाउंट है वो काफी बड़ा है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, इनका ट्रस्ट जो है एनएसडीएल के ऊपर कितना ज्यादा है, ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। उसके अलावा स्टेबल इनकम मॉड्यूल यहाँ पर आपको नजर आएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट्स इनको लगातार मिलते रहते हैं, उनका ट्रस्ट हमेशा बना रहता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट एनएसडीएल का आपको देखने को मिलेगा। और ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो आप देख सकते हो P47 मल्टीप्लाई का यहाँ पर नजर आ रहा है, कंपेयर करेंगे सीडीएसएल के हिसाब से, मतलब एक चिपर एंट्री पॉइंट इन्वेस्टर्स के लिए देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट एनएसडीएल के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी ये तो प्लस पॉइंट हुए, लेकिन चैलेंजेस भी उसके सामने आपको नजर आएंगे एनएसडीएल के लिए। वो क्या क्या है वो भी बता देता हूँ, लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो एनएसडीएल के लिए यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। इनका काफी कम फोकस रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर है, मतलब आपके और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर है रिटेल कैटेगरी, इनके ऊपर इसका फोकस काफी कम है, जिसका फायदा सीडीएसएल काफी बढ़िया तरीके से उठा के एक बहुत ही तगड़ा वहां पर अपना इन्वॉल्वमेंट कर चुका है, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ भी काफी अच्छा खासा हो रहा है। बिकॉज आप देख सकते हो इंडिया में डीमैट अकाउंट काफी जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रहे हैं, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेशन है। लेकिन एनएसडीएल का यहाँ पर फोकस काफी कम है, बिकॉज इनका फोकस बड़े क्लाइंट्स के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन भी काफी नीचे की तरफ इनका देखने को मिलेगा, लगभग 22% के करीब का, जो बहुत ज्यादा खराब नहीं होता। लेकिन सीडीएसएल का जो प्रॉफिट मार्जिन है नियरली डबल है, मतलब जो एनएसडीएल का प्रॉफिट मार्जिन है 22% का, मान के चलो सीडीएसएल का लगभग इसके 2 गुना आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो सीडीएसएल की ताकत एनएसडीएल के कंपेयर में कितनी ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके अलावा नॉट ट्रांजैक्शन फी फोकस, ट्रांजैक्शन फी फोकस के ऊपर एनएसडीएल का अभी भी इतना ध्यान यहाँ पर बना हुआ नहीं है, विच कुड लिमिट फास्ट ग्रोथ इन रेवेन्यू फ्रॉम राइजिंग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो मार्केट में बढ़ रहे हैं, फास्ट ग्रोथ जो मार्केट में हो रही है, और बिकॉज ट्रांजैक्शन फी के ऊपर इनका फोकस नहीं है, जिसके कारण इनका एक प्रॉपर जो ग्रोथ होना चाहिए वो उतना अच्छा खासा हो रहा नहीं है। ये भी इनके सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो सीडीएसएल के सामने नहीं है। तो ये कुछ यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो एनएसडीएल के बारे में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वेयर इज मोर ग्रोथ पोटेंशियल, ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल कहां पर है? तो सबसे पहले सीडीएसएल की बात करें, will benefit more if retail participation in the stock market continue to grow। और मेरे हिसाब से रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में एवरी ईयर बढ़ता ही जाएगा, खास करके तब जब मार्केट में कोविड जैसे क्रैश अगर कुछ कुछ सालों के बाद आते रहे, या इन बिटवीन 15-12% का करेक्शन भी मार्केट में आ गया, तो बहुत सारे रिटेल पार्टिसिपेंट वैसे ऐड हो जाएंगे। तो सीडीएसएल का सबसे बड़ा ताकत रिटेल कैटेगरी का
प्ले करना है मार्केट में, उनका लगातार आना है जो एवरी ईयर ग्रो ही हो रहा है, तो ये CDSL के लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल जो NSDL का नहीं है लेकिन CDSL का है, ये बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पर कर रहा है बिकॉज वॉल्यूम लगातार इंक्रीज हो रहे हैं रिटेल पार्टिसिपेंट की वजह से। तो आप समझ सकते हो CDSL के पास काफी तगड़ा ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन NSDL के पास क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, तो आप देख सकते हो ये बेनिफिट तब होंगे जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी बड़े लेवल पे ग्रो करना स्टार्ट करेगी। उसके अलावा सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये भी कहीं ना कहीं एक स्टेबल लेकिन एक स्लो ग्रोथ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रोथ के हिसाब से कहीं ना कहीं पलड़ा थोड़ा सा बोल सकते हो CDSL का भारी आपको देखने को मिलेगा कंपेयर टू NSDL। अब देखिए फाइनल थॉट्स की अगर हम बात करें क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, दोनों में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। CDSL थोड़ा सा बेटर नजर आ रहा है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, NSDL का जो IPO है ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये ऑप्शन आपको देखना होगा। हो सकता है लिस्टिंग गेन आपको कुछ ना कुछ मिल जाए लेकिन ये कंटिन्यू काफी तेजी से बढ़ने मुश्किल है बिकॉज इनका जो फोकस है ज्यादा करके बड़े बड़े प्लेयर्स का बैकिंग के ऊपर डिपेंड है। इसके वजह से इनका जो इनकम ग्रोथ होगा वो स्टेबल तरीके से होगा। CDSL की बात करें, इनका ग्रोथ स्टोरी ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का जो रिटेल पार्टिसिपेशन है उस ग्रोथ के ऊपर पूरी तरीके से यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है बिकॉज इंडिया का भी रिटेल इन्वेस्टर बेस लगातार ग्रो हो रहा है। सो यहाँ पर एक बात हमको समझ में आ जाती है, अगर आपको चाहिए स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म का रिटर्न्स तो NSDL आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस हो सकता है। लेकिन आपको एक फास्टर ग्रोथ का ऑप्शन चाहिए तो CDSL आपके लिए शायद से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। मतलब दोनों लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे नजर आएंगे लेकिन फास्टर ग्रोथ उसमें आपको ऐड करना है तो NSDL को इग्नोर करके आपको CDSL के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये इस रिपोर्ट के माध्यम से आई थिंक मुझे तो समझ में आ रहा है। तो यही वो पर्टिकुलर रिपोर्ट था जो मार्केट में आज के दिन फ्लोट हो रहा था, मुझे काफी पसंद आया और एक अच्छा खासा एक क्लैरिटी देने का ये काम भी करता हुआ नजर आ सकता है। तो हो सके तो आप भी पर्टिकुलरली इसको थोड़ा समझने का कोशिश करें और एक डिसीजन लेने का काम करें। हालांकि मेरे हिसाब से दोनों लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन हो गए। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म बहुत सारे अलग अलग कारणों की वजह से मार्केट में पैसा फंसने का चांस वैसे भी रहता ही है। तो लॉन्ग टर्म प्लेयर हो दोनों की तरफ जा सकते हो, ये मेरा अपना खुद का एक पर्टिकुलर ओपिनियन है, कोई फोर्स नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।